हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीडीपी। तो जीडीपी को डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे कि एक 2019 है, ठीक है। 2019 में 10 बॉटल जैम बना, ठीक है। 10 बॉटल आपका कोल्ड ड्रिंक बना और 10 बॉटल आपका इसी तरह से कोई बिस्किट बना, ठीक है। मान लेते हैं 10 जैम, 10 कोल्ड ड्रिंक और 10 बिस्किट के पैकेट है। तो अगर हम कहेंगे जीडीपी कितना है, तो हम जब पूरे इन तीनों को जोड़ देंगे, मीन्स इसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज सारे मिला करके, और उनकी जो वैल्यू, अगर जैम की वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है, और मतलब टोटल वैल्यू जैम की 100 रुपीज़, कोल्ड ड्रिंक की भी 100 रुपीज़ और बिस्किट की भी 100 रुपीज़, अगर तीनों की जोड़ दें, ठीक है, और फिर इन तीनों को 100 300 हो गया। यानी कि हमारे जो उस 2019 की जीडीपी कितनी हो गई, 300 हो गई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे कि हमने 2019 का एग्जांपल लिया, कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमको मिला, ठीक है, उन सब की जो वैल्यू है, उन सब का सम जो होता है वो जीडीपी होता है। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि समय के साथ हर चीज़ चेंज होती है, ठीक है। तो जीडीपी में भी और ये जो तीनों सेक्टर्स हैं इनमें भी चेंजेज आए। सबसे पहले जब कंट्रीज़ बने थे, तो कंट्रीज़ में जो प्राइमरी सेक्टर था एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा उसका, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, यानी कि सबसे ज़्यादा विकास उसी का हुआ, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब शुरू में लोग क्या करते, हाथ से बिने हुए कपड़े पहनते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बिज़नेस डेवलप हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप हो गई, और जो फैक्ट्रीज़ है उसमें कपड़े बनने लगे, वो चीज़ें सस्ते में मिलने लगी, तो लोग जो है सस्ती चीज़ें खरीदने लगे। तो क्या हुआ कि मीन्स तो जो सेकंड सेक्टर था, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर था, वो जो है ज़्यादा डेवलप हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों के पास पैसे आने लगे, तो लोग जो हैं वो थर्ड सेक्टर में शिफ्ट होते चले गए। जैसे कि थर्ड सेक्टर जो हमने देखा है वो सर्विस का सेक्टर है। मीन्स उसमें क्या है, उसमें आपका हॉस्पिटल है और स्कूल्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, मतलब इस तरह से जितनी भी सर्विसेज है किस में है, थर्ड सेक्टर में। तो फिर जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आने लगे, तो लोग अपना मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना शुरू कर दिए, मतलब डिमांड बढ़ गई, प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड बढ़ गई, मतलब इस तरह से रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज़ की डिमांड बढ़ी। तो इस तरह से लास्ट में क्या हुआ, जो थर्ड सेक्टर है वो उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्राफ बना हुआ है 1973-74 में। देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये जो है आपका यहाँ तक हुआ है। लेकिन 2013 और 14 में ये देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं 1973-74 में, तो इसमें क्या है, ये जो ब्लू वाला है यानी कि प्राइमरी है एग्रीकल्चर, वो ज़्यादा है। इसके बाद सेकेंडरी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो सबसे लोएस्ट पे है। उसके बाद ये जो सर्विसेज है ये भी कम है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है, जो प्राइमरी सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन 2013-14 में क्या हुआ, 20 कि जो एग्रीकल्चर है ये इतना ज़्यादा नहीं डेवलप हुआ है, और जो सेकेंडरी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी कम डेवलप हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किस में हुई है, सर्विस सेक्टर में, जो टर्शरी सेक्टर है उसमें हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, इसके डेवलपमेंट के वजह से ज़्यादातर लोग इसी में इन्वॉल्व हुए हैं, इसीलिए ये सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जो टर्शरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसके लिए देखा जाए कि जो ये जो थर्ड सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, इसके अंदर आपका देखिए हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ
सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ईटीसी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बेसिक सर्विसेज हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स को करती हैं, फुलफ़िल करती हैं। तो इसलिए क्या है, इनका जो डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। और सेकंड ये है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है इनका डेवलपमेंट हुआ है ज़्यादा। अगर इनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जो इससे रिलेटेड थर्ड है उनकी डिमांड बढ़ती है, तो उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से भी, अब देखिए आपके पास खेती है खूब सारी, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें गेहूँ उगाए। अब गेहूँ आपके पास ज़्यादा हो गया, ठीक है, गेहूँ आपने बेच दिया, तो जब आपके पैसे आए आप क्या करोगे, आप सोचोगे पैसे जो हम अपने बैंक में जमा करा दें, ठीक है। तो अब आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, बैंक की ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही, और अगर आप वो फिर आपने सोचा कि हाँ भी हम अपने बच्चों को क्या करें, पढ़ाई लिखाएं, तो पढ़ाने लिखाने के लिए आप कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। तो स्कूल भी क्या है, ये भी आपके सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। और किसी को मैसेज करना है तो कम्युनिकेशन करना है कि हाँ भाई हम लोग सही हैं, गेहूँ अच्छा उगा है, और मतलब गांव में खबर वबर देनी है तो किसका यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, तो वो भी हमारे थर्ड सेक्टर में आता है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि जब आपके वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो डेवलप हुआ, तो उससे रिलेटेड जो टर्शियरी सेक्टर है वो भी डेवलप हुआ है। और थर्ड ये कारण है सर्विस सेक्टर के बढ़ने का कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, क्या होता है कि पीपल जो है अदर सर्विसेज की डिमांड करना शुरू करते हैं। जैसे कि वो रेस्टोरेंट में खाना, चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खाने चाहते हैं, आज कहीं घूमने चले जाते हैं। अगर आपके पैसे हैं आपके पास तभी तो आप सोच रहे हैं, नहीं पैसे होंगे तो क्या सोचेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे। इसके बाद फिर ये चलो हाँ ये चीज़ लेनी है, चलो ख़रीद के लाते हैं, यानी कि शॉपिंग का। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आदमी के दिमाग में आता जाता है, मतलब आदमी इन सब की डिमांड करने लगते हैं। तो इसलिए भी सर्विस सेक्टर जो है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। और फोर्थ जो है आपका जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पहले क्या होता था, आप लेटर भेजते थे, लेटर 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पहुंचता था। अब क्या होता है, आपको किसी से बात करनी होती, तुरंत फ़ोन उठाया और फिर कॉल करके बातचीत हो गई। तो क्या हुआ, इसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन भी एक वजह है हमारे थर्ड सेक्टर के डेवलपमेंट का, मतलब तेज़ी से डेवलपमेंट का। अब देखिए हम देख तो रहे हैं कि हमारा जो है थर्ड सेक्टर डेवलप हो रहा, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं जो एम्प्लॉयमेंट है वो डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप एम्प्लॉयमेंट कैसे ग्राफ में दिखाया हुआ है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज के हिसाब से। ये 77-78 का है। देखिए एग्रीकल्चर में 71% है, मैन्युफैक्चरिंग में 11 है और सर्विसेज में 18 है। ऐसे ही यहाँ पे भी 17-18 में क्या है, एग्रीकल्चर में आपका जो प्राइमरी सेक्टर होता है 44 है, इसमें मतलब ये कम हुआ है। 24 है, 25 है सेकेंडरी में, और 31 जो है सर्विसेज में, मतलब टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार की, मतलब किसको कितना वर्क मिला है। तो इस तरह से देखेंगे कि मतलब जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से उतना रोज़गार नहीं मिला है। अब इसके कारण क्या है, इसके कारण ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो कुछ लोग तो जीविका जो कहते हैं कि सर्विसेज जॉब जो है अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो छोटे छोटे काम करते हैं, उनके बहुत मुश्किल से 2 टाइम का खाना भी इकट्ठा कर पाते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि एक लक्ष्मी है, ठीक है, किसान। तो उसके वहाँ 5 मेंबर हैं फैमिली के, वो लोग के पास एक छोटी सी खेती है। वो लोग क्या करते हैं, वो सारे लोग अपने खेतों में जुड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं। और अब देखिए पांचों के पांचों लोग काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद जब खेती का वो है, खेती ऐसा तो नहीं कि पूरे साल लगता है, वो तो सीज़न वाइज होता है। इस सीज़न में काम है, उसके बाद फिर काम ख़त्म, तो फिर ऐसे घर में खाली बैठ गए। तो मीन्स उनके पास काम है, लेकिन उनके पास काम कुछ दिनों के लिए, और उससे उनको कुछ अर्निंग भी नहीं हो रही है। तो इस तरह की कंडीशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है।
इससे हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक है। कि अगर जो वो है लक्ष्मी, उसके घर के अगर 2 लोग काम छोड़ के चले भी जाएँ तो भी उसका काम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया हो कि अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है। मीन्स लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके पास काम नहीं है। अब लक्ष्मी के केस में 5 मेंबर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से 2 लोग चले भी जाएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या है, इस तरह से ये कह सकते हैं कि मतलब इसको हिडन इन कंट्रास्ट कहते हैं। मतलब इनका जो एम्प्लॉयमेंट है हिडन है, ठीक है, छुपा हुआ है, ठीक। और छुपा हुआ मीन्स कि ये लोग साल भर, पूरे साल भर काम कर रहे हैं। मतलब कुछ शाम तक ये लोग रोज़गार, कुछ साल के कुछ टाइम तक ये लोग रोज़गार हैं, बाकी टाइम ये लोग बेरोज़गार हैं। अगर इनका उनसे कंपेयर किया जाए कि जो बिल्कुल भी मतलब जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, तो उनकी स्थिति ज़्यादा क्लियर है कि हाँ, इन लोग कहते हैं कि इनके पास काम ही नहीं है। अब इसी के आगे एक और सपोज़ करते हैं कि सुखराम एक किसान है। वो क्या करता है कि लक्ष्मी के फैमिली के 2 मेंबर को ले जाता है, अपने वहाँ पे काम देता है, या फिर उनको किसी 2 लक्ष्मी की फैमिली के 2 मेंबर को किसी फैक्ट्री में काम मिल जाता है। तो क्या होता है, चूँकि लक्ष्मी का खेत छोटा है तो इसलिए उनके खेत पे काम का कोई मतलब 2 लोगों के जाने का कोई असर नहीं होगा, वो तो उतना ही खेती होगा। और जो 2 लोग हैं अगर वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो उनको और काम मिल जाता है। तो और काम मिलने से क्या होता है कि लक्ष्मी की फैमिली की अर्निंग जो है, इनकम जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि शहरों में रह रहे हैं और रोज़ काम की तलाश करते हैं। अब जैसे ये मज़दूर वर्ग है, दिहाड़ी मज़दूर जिन्हें कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रोज़ जाते हैं, रोज़ काम ढूंढते हैं। अगर उनको काम मिल गया फिर तो सही है, और काम नहीं मिला तो मतलब ऐसे ही घर आ जाते हैं। तो इंडिया में कंडीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो ये ठेला लगाते हैं सब, जब ये ठेला लगा के सामान इधर उधर घूम घूम के बेचते हैं, तो क्या ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके पास कोई फिक्स इनकम नहीं है, और ये लोग जो भी कमाते हैं बहुत ही कम कमा पाते हैं।